नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सामाजिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे वास्तविक पुस्तक जो है राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्राइमरोज को दिया जाता है। डॉक्टर प्राइमरोज को प्राग ऐतिहासिक खोज करने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद है कि भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो ये है स्टुअर्ट पिगॉट की। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इंतु। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है भारतवर्ष। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था B.A. स्मिथ ने। कुछ ऐतिहासिक पॉइंट हैं, चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का समय जो है, हिस्टोरिकल पीरियड जो है वो दिया गया है। सबसे पहले है प्रागैतिहासिक काल। ये मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी इसमें जो है पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है। इस समय पे लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं होते थे। आद्य ऐतिहासिक काल जो है यह 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक है। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐसे लिखा गया है जो अभी तक हम उसको सुलझा नहीं पाए हैं। ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व से आगे अभी तक के समय को हम लोग ऐतिहासिक काल के रूप में देखते हैं। इसमें पुरातात्विक भी है और साहित्यिक है, दोनों प्रकार के साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है। तो ये टाइम पीरियड याद रखेगा। प्रागैतिहासिक काल मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, और उसके बाद 600 ईस्वी पूर्व से आगे तक के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो ये धार्मिक ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए तथा विदेशी विवरण हो गए। इनकी मदद से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। उसके बाद है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ये माना जाता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। कहीं कहीं आपको सिर्फ वेद व्यास भी लिखा हुआ मिलेगा। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। उसके बाद है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? ये वैवस्वत मनु थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ये मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये कल्पसूत्र से प्राप्त होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से पता चलता है। अच्छा, एक बात और है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। ठीक है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक जो है वो मनुस्मृति को माना जाता है। शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो ये मनुस्मृति को ही माना जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया? ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। उसके बाद है कि महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। उसके बाद है कि पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या कहलाता है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। उसके बाद है कि कुछ प्रमुख शासक और उसके अभिलेख है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख ये कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। उसके बाद है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। उसके बाद है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख तो ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये जितने भी अभिलेख और शासक है ये एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से। उसके बाद है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सीयूकी नाम से पुस्तक है ह्वेनसांग की, जिसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो ये अल-बरूनी ने की थी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री था कौन? इब्न बतूता। कहाँ आया था? भारत में आया था। भारत में उस समय किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तुगलक ने उसे किस चीज़ की किया बनाया था? तो तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। मार्को पोलो आया था भारत में तो उन्होंने पांड्य राज्य की यात्रा की थी। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो ये शुंग वंश का पता चलता है। अब है चीनी लेखकों का वर्णन। कुछ लेखक दिए गए हैं जो चीन से है, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है फाहियान। इनका समय जो है भारत में 399 से 414 ईस्वी का है। ये भारत में आए थे उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
शासन कर रहे थे। इन्होंने अपने वर्णन में भारत दशा का विवरण दिया है। यह प्रथम चीनी यात्री था, कौन? फाहियान, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद यानी कि राजमहल को देव निर्मित बताया है। फाहियान। उसके बाद है वेनसांग। वेनसांग जो है 629 ईस्वी में आया था, 645 ईस्वी तक। इसकी प्रमुख रचना जो है वो सी यू की है, पाश्चात्य संसार के लेख। सी यू की का मतलब होता है पाश्चात्य संसार के लेख। वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित आदि भी कहा जाता है। और दूसरा उसके बाद है इत्सिंग। इत्सिंग जो है 673 ईस्वी में आया था, 675 ईस्वी तक। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा इन्होंने लिखा था। उसके बाद है कि इत्सिंग जो था वो चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा था। ये 3 लेखक हैं जो चीन से भारत में आए थे। इनका समय जो है वो याद रखिएगा। सबसे पहले फाहियान आए थे 399 से 414 ईस्वी में। उसके बाद वेनसांग आए थे 629 से 645 में। और इत्सिंग आए थे 673 से 675 ईस्वी तक। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, तो ध्यान रखिएगा, ये वेनसांग को कहा जाता है। कौन से शासक के समय में आए थे, तो ये भी पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे और वेनसांग जो थे वे हर्षवर्धन के शासन में आए थे। और इत्सिंग जो थे वो तो चीनी बौद्ध यात्री थे जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। उसके बाद है दिया हुआ है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। पहला लिखा हुआ साक्ष्य जो है सती प्रथा का वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है 510 ईस्वी। चलिए अब हम लोग चलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, इसको तीन भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल जिसका समय पीरियड जो है 26 लाख से 9000 ईस्वी पूर्व तक को माना जाता है। उसके बाद फिर 9000 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी पूर्व मध्य पाषाण काल, और फिर 4000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक के समय को नव पाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल जो है वो 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक को कहा जाता है। मध्य पूरा पाषाण काल को जो है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व कहा जाता है, और फिर 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को जो है हम लोग उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद है पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था, तो मानव इतिहास का प्रारंभिक काल जो है वो पूरा पाषाण काल कहलाता था। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे, तो ये पत्थर का प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, तो ये जम्बू द्वीप का खंड था। सबसे पहले मानव के जैसा प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था, तो उसे जो है पिथेकैंथ्रोपस के नाम से जाना जाता था। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है हथनौरा से, जो कि नर्मदा घाटी के आसपास है।
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगन से, कालीबंगा से। ठीक है। उसके बाद है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में प्रयुक्त किया गया है, कि मतलब यहाँ बृहद पाषाण स्मारक जो थे, यहाँ पे मृतकों को दफनाया जाता था। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये किया था तांबा का। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास घरेलू पशु कौन सा था? पहला तो कुत्ता था। सबसे पहले कुत्ते को घरेलू बनाया गया था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो ये माना जाता है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। ये याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, वहीं पे खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले जो है नवपाषाण काल में प्राप्त हुई है। और मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला पहला अनाज जो था वो था जौ। ठीक है। चोकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको कॉपर एज भी बोला जाता है, ताम्रपाषाण युग। अब आइए ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में कुछ जानकारी है उनको देख लेते हैं। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। क्या है? इनाम गांव में जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है दायमाबाद ये भी महाराष्ट्र में, यहाँ से कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। और ये जो है सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल भी है दायमाबाद। उसके बाद है नवदाटोली, ये महाराष्ट्र में है। इसका उत्खनन HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृतभांड के प्रमाण मिले। ये नवदाटोली जो है महाराष्ट्र में, इसका उत्खनन जो है HD सांकालिया के द्वारा किया गया था। यहाँ से जो है चित्रित काले मृतभांड के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद है नेवासा, ये भी महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले यहाँ से नेवासा। उसके बाद है ताम्रवती जो कि राजस्थान में, यहाँ से काले मृदभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। यहाँ से प्राप्त जो काले मृदभांड थे वो सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे। ये थे ताम्रपाषाणी कालीन स्थल। कहा गया है कि नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है कुंभकारी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो ये नवपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। पेवल उपकरण क्या होता था? पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो पेवल उपकरण जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो ये आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? तो ये है मध्य पाषाण काल से संबंधित। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? तो ये है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो ये पुरापाषाण काल से ही जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है?
तो यह है महदहा और सराय नाहर राय। ये सर्वाधिक प्राचीन मध्य पाषाण कालीन ज्ञात स्थल है, महदहा और सराय नाहर राय। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त होने लगे? तो ये मध्य पुरापाषाण काल से ही होने लगा था। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव ने अग्नि का प्रयोग सबसे पहले कब सीखा था? तो ये सीखा था नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो ये मिला है शिवालिक बारी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये भी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। नवदा टोली नामक ताम्रपाषाणिक स्थल का उत्खनन जो है HD सांकलिया ने किया था। नवदा टोली जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। उसके बाद है कि हड्डी से बना हुआ उपकरण पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो है सराय नाहर राय से। किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से हड्डी से निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ है? तो सराय नाहर राय से। गौरिक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो यह हस्तिनापुर से हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, सूतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ये कोटदीजी स्थित है। नवपाषाण कालीन स्थल, नवपाषाण कालीन जो मुख्य स्थल है उसके बारे में देखेंगे। बुर्जहोम, बुर्जहोम में जो है कब्रों में मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है गुफ कराल, ये कश्मीर में है और गुफ कराल में जो है कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं। धूसर मृत भांड का प्रमाण यहाँ से मिला है। और उसके बाद सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य भी मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है महदहा, महदहा जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। धान के अलावा जौ की खेती और पशु बाड़ा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं महदहा से। उसके बाद है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है कोल्डी हवा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है संगन कल्लू, जो कि राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है और ये कर्नाटक में है। संगन कल्लू, यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है पिकली हल, पिकली हल से राख के ढेर और निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पिकली हल जो है वह कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ देखने को मिली है। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृत भांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सारूतारू, यह असम में है। यहाँ जो है गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृत भांड प्राप्त हुए हैं, सारूतारू। उसके बाद है चिरांद, चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो प्रायः हिरणों के सिंग से निर्मित होते थे। उसके बाद है दाओजली, दाओजली असम में है। सॉरी, दाओजली जो है असम में है। यहाँ से कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है हड़प्पा सभ्यता का? तो यह है 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो ये थी भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह है पुरातात्विक खुदाई।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। इसको जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्यकाल से। सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वो कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो ये कालीबंगन में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? वो है आयरन, लोहा की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उत्खनन परमाणु के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो है बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों घाटी के किनारे स्थित है। धौलावीरा। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलन आकार कैसा था? तो उस टाइम पे वर्गाकार था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर घोड़े का अंगन नहीं मिला है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था? तो ब्राह्मणी लिपि था। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है भारत से। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। चलिए, उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। यह ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले लेखन कला विकसित सुमेरियन सभ्यता में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर संबंधित थे, कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह मृदभांड है। भारत के किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? तो सेलखड़ी का उपयोग किया गया। हड़प्पा की सीमा को हम देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर जो है मांडा तक फैली हुई थी। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरफ देखेंगे तो ये सूतकांगे डोर तक, यानी पश्चिम में ये सूतकांगे डोर तक फैला हुआ था, जो कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान तक था। दक्षिण में ये दैमाबाद में और उत्तर प्रदेश ये पूर्व में जो है आलमगीरपुर में उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूतकांगे डोर तक ये हड़प्पा सभ्यता की सीमा थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है उसके प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं। स्थल है हड़प्पा, ये जो है मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। उत्खनन करता इसके थे राय बहादुर, दयाराम साहनी, वेहलर, माधव स्वरूप वत्स, ये सब लोग इसके उत्खनन करता थे। ये जो है उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था और ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के किनारे। इनसे प्राप्त साक्ष्य अन्न भंडार हैं, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति है, गरुड़ चित्रित मुद्रा है, मछुआरे का चित्र है, शंख का बैल है, कांस्य दर्पण आदि सब चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। क्वेश्चन पूछ देता है कि पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता से मिला है।
दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, लड़काना जिला में। इसके उत्खननकर्ता राखालदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर थे। ये 1922 में इसकी खुदाई हुई थी और ये जो है सिंधु नदी के तट पर है। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, पुरोहितों का आवास प्राप्त हुआ है, महाविद्यालय प्राप्त हुए हैं, 16 मकानों का बैरक प्राप्त हुआ है, कांस्य निर्मित नग्न महिलाओं की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, चमकते हुए बंदर का चित्र भी प्राप्त हुआ है, एक सिंह पशुओं वाली मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। उसके बाद है लोथल, अहमदाबाद जिला गुजरात में पड़ता है लोथल। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। 1955 से 1962 तक इसकी खुदाई हुई थी। भोगवा नदी के किनारे हैं लोथल और ये इसके प्राचीनतम साक्ष्य जो है इसमें गोदीवारा है, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका है, हाथी दांत है, चावल और बाजरे पर 2 मुँहे राक्षस का अंकन है, फारस की मुहर है, घोड़े की मृण मूर्ति है, 3 युग्मित समाधियाँ भी देखने को मिली हैं, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि भी यहाँ से देखने को मिला है। उसके बाद है चन्हूधरो जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध। इसके खुदाई करता थे अर्नेस्ट मैके व एनजी मजूमदार। 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। चन्हूधरो सिंधु नदी के किनारे हैं। यहाँ से जो है मनके बनाने का कारखाना मिला। क्वेश्चन पूछ देता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चन्हूधरो से प्राप्त हुआ। यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, कांस्य गाड़ी की साक्ष्य मिली है, वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है, कंघा, 3 घड़ियालों, 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल और पाउडर यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला में। इसकी खुदाई करता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। 1953 से 1960 तक इसकी खुदाई हुई थी। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा पड़ता है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। भूकंप के भी साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिला है कालीबंगा में। अग्नि हवन कुंड मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य भी आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की नाली भी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ। उसके बाद है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार में पड़ता है। यहाँ जो है इसके उत्खननकर्ता सूरजभान थे। 1969 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। कालीबंगा और राखीगढ़ी दोनों क्या है, घग्गर नदी के किनारे हैं। यहाँ से जो है ताम्र उपकरण देखने को मिला है और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा भी यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद है कोट दीजी जो कि पाकिस्तान के खैरपुर में पड़ता है। धुरिये एवं फजल अहमद खान के द्वारा इसकी खुदाई हुई थी 1935-1955 ईस्वी में। सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला है। कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है बनावली हिसार हरियाणा में पड़ता है। RS बिष्ट यानी कि इनका पूरा नाम रविंद्र सिंह बिष्ट है। इन्होंने 1973 में इसकी खोदाई की थी। सरस्वती नदी के किनारे ये स्थित है। मिट्टी का हल खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है रोपर जो कि पंजाब के रूपनगर में स्थित है। इसकी खुदाई करता थे जगदत्त शर्मा। 1955 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी और ये रिवर जो है सतलज रिवर के किनारे है। उसके बाद है इसमें जो है तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। इसके खुदाई करता SR राव है। ये 1954 में इसकी खुदाई करवाए थे। भादर और मादर नदी के ये किनारे स्थित है। ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्चे ईंट के दुर्ग और धान की भूसी के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। इसके खुदाई करता
यगदत्त शर्मा थे। 1958 में इसकी खुदाई हुई थी। हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सुतकांगे डोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी 1927 और फिर 1962 में। दास्क नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ से भी 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थि राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य, बंदरगाह आदि सब चीज़ें जो हैं सुतकांगे डोर से प्राप्त हुए हैं। मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसकी खुदाई करता जगपति जोशी हैं। 1982 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई गई थी। चेनाब नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ से चॉर्ट, ब्लेड, हड्डी से निर्मित बानाग्र, मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है सुतकाह को। सुतकाह को ये बलूचिस्तान में पड़ता है, पेरिन के पास। जॉर्ज डेल्स जो हैं इसकी खुदाई करता थे। 1962 ईस्वी में इसकी खुदाई हुई थी। सादी कौर रिवर के ये किनारे स्थित है। 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद है सुरकोटता, ये गुजरात में पड़ता है। जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई थी। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का पलड़ा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। ठीक है। उसके बाद है वैदिक काल। वैदिक काल में देखेंगे कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद किसको माना जाता है, ऋग्वेद को। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है, 3 वेदों के लिए त्रयी नाम का प्रयोग किया जाता है। 3 वेद में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। यज्ञ से संबंधित विधि विधानों की जानकारी यजुर्वेद में मिलता है। 4 वेदों में किस एक में जादू टोना और वशीकरण का मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो ये 9वां मंडल है। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद में पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो यह कठोपनिषद से प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो ये कैकेय के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, तो ये उपनिषद में की गई है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है, तो चिनाब के रूप में की जाती है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो यह है सिंधु नदी। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि प्राचीन काल में प्रयुक्त शब्द जो हैं उसके आधुनिक नाम क्या है। जैसे अघन्या, जिसका वध न हो सके, ये प्राचीन नाम है और नया नाम है गाय। प्राचीन नाम गोपा है, जिसका नया नाम राजा है। प्राचीन समय में गोहंता या गोहन किसको कहा जाता था, तो अतिथि को कहा जाता था। गोमत मतलब धनी व्यक्ति। गविष्ठ, गेसु या गम्य युद्ध को कहा जाता। दुहिता जो है पुत्री को कहा जाता था और धान्य यानी कि अनाज को कहा जाता था। धनव जो है मरुस्थल को कहा जाता था। उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। खिल्ले मतलब प्राचीन पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ले कहा जाता था। और सीता का मतलब होता था हल से बनी नलियाँ। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है, तो ये सामवेद है। सर्वप्रथम विवरण वर्ण व्यवस्था के बारे में कहाँ से मिलता है, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पूर्व वैदिक काल किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था, सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को माना जाता है। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु उसके बाद जो है उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा, तो सिक्के के लिए किया जाने लगा था निष्क शब्द का उपयोग।
पुरुषमेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यह मिलता है शतपथ ग्रंथ में। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखते हैं हम लोग। ऋग्वेद के ब्राह्मण जो थे कौशिकी थे, ऐत्रेय थे। इसमें कुल सूक्त की संख्या 1028 है। उपनिषद कौशिकी, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, इस, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये सब इसके उपनिषद हैं। सॉरी ऋग्वेद में कौशिकी और ऐत्रेय ही उपनिषद हैं। उसके बाद अरण्यक, ऐत्रेय और कौशिकी। अध्येता होत्री कहा जाता है इसके अध्येता को। और ऋग्वेद के जो उपवेद हैं वो आयुर्वेद हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ थे। मंत्र इसमें है नहीं। तैत्तिरीय, कठी, श्वेताश्वर, इस, बृहदारण्यक, मैत्रायणी, ये सब इसके उपनिषद हैं। अरण्यक में आते हैं तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ। अध्येता इसके अथर्वयु कहा जाता है। और उपवेद जो है यजुर्वेद का धनुर्वेद है। उसके बाद सामवेद में ब्राह्मण पंचविश, इसे तांडव ब्राह्मण भी कहते हैं। इसमें मंत्रों की संख्या 1875 है। सामवेद के उपनिषद केन और छांदोग्य है। अरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य है। अध्येता उद्गाता कहा जाता है। और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। अथर्ववेद, इसके ब्राह्मण गोपथ हैं। इसमें सूक्तों की संख्या 6000 है। उपनिषद मांडुक्य और प्रसन और कुंडक हैं। इसके अध्येता ब्रह्म होते हैं। और उपवेद जो है शिल्पवेद यानी कि विश्वकर्मा को माना जाता है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था से जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धूरी समझा जाता था? अंग और मगध। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम किस काल में प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किस में था? बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो पुरुषनी नदी के तट पर। दशराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जौ के लिए किया जाता है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली उस समय पे थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। श्रीमद्भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है ऋग्वैदिक नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। मतलब ये नदियाँ पहले किसी और नाम से जानी जाती थी, अब उसका आधुनिक नाम कुछ और है। जैसे वितस्ता को नया नाम झेलम के रूप में जाना जाता है। विपाशा को अब हम लोग व्यास नदी के नाम से जानते हैं। द्विशद्वती या दृश्यसद्धति घग्गर नदी का नया नाम है, पुराना नाम।
खुर्रम का पुराना नाम है। कुंभा काबुल का पुराना नाम है। सदानीरा गंडक का पुराना नाम। अस्कनी अस्कनी का नया नाम चिनाब है। सतुद्री का नया नाम सतलज है। गोमल का नया नाम गोमती है। सिंधु का सिंध है। सरस्वती का नया नाम घग्गर हो गया। सुषोमा का नया नाम सोहन हो गया। सुवास्तु का नया नाम स्वात हो गया। अब है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो ये ज्यामिति से संबंधित है। अष्टोमासदगम्य वाक्यांश कहाँ से लिया गया है, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, यह चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था, अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है और इसे नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा भी दी जाती है। सरस्वती का नया नाम घग्गर है, ये याद रखना है। उसके बाद है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक सब जानते हैं, ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस मूल धर्म का सिद्धांत और दर्शन है, तो जैन धर्म का। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है, तो जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना संवर कहलाता है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान आता है, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। अनुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित थे, जैन धर्म से। यापनीय किस का संप्रदाय था, जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे जाते थे, अर्धमगधी में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, सम्मेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में जो हुआ था उसमें। अच्छा, जैन संगीतियाँ हैं जो कि अभी तक 2 बार हुई है। इन सम्मेलन के बारे में हम लोग देखते हैं। पहली जैन संगीति जो थी वो 300 ईस्वी में हुआ था। यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्षता किया था स्थूलभद्र ने, स्थान था पाटलिपुत्र बिहार और समय था 300 ईस्वी। द्वितीय जैन संगीति जो थी वो पल्लवी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था 512 ईस्वी में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। उसके बाद है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो महावीर स्वामी, जिन्हें हम लोग 24वें तीर्थंकर कहते हैं, वे थे। आइए अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानते हैं। इनका जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जैन धर्म की ये सबसे अंतिम 24वें तीर्थंकर हैं। इनका जन्म जो है वैशाली के कुंडलग्राम या कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यह वज्जी संघ के थे। कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे महावीर स्वामी के पिताजी। इनकी माता का नाम था त्रिशला। ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था।
इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी, जिसे अन्नोजा भी कहा जाता। प्रमुख उपाधि केवलिन, कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन कहा जाता है विजेता को, निरिग्रंथ कहा जाता है बंधन रहित को, और अरहत कहा जाता है पूज्य को। निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगृह में, जो कि बिहार में पड़ता, 72 साल की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ पे, सस्तीपाल कौन था, तो मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। यहाँ पर इनकी जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा बौद्ध स्थान और जैन स्थान का तीर्थस्थल है, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का तीर्थस्थल है, कौशाम्बी। 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो भगवती सूत में। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता था, आजीविकों के आवास के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित न करना, और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। क्या क्या है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यह महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। जैन ग्रंथ जो था कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है, तो यह हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म में पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी, तो ये त्रिपिटक के रूप में की गई थी। उसके बाद है महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं, तो ये बुद्ध के गृह त्याग की घटना है, इसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन से हैं, तो वो महायान हैं। किस बौद्ध संगीति के बौद्ध संघ स्थिरवादी, अस्थाविरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में विभाजित हुआ था, द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे, उदयन के राज्यकाल में। बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं, तो 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो ये अशोक घोष हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। ये अशोक का अभिलेख है, जिससे ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो देवी देवताओं की पूजा है। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है, प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से। महाबोधि मंदिर का संबंध जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित स्थल है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। उसके बाद है बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं।
उनके बारे में जानकारी है कि इनका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, जो कि अभी रमनदेई नेपाल में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म स्थल है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी था, जिसे कोली गणराज्य की थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका गोत्र जो था वो गौतम था। पालन पोषण इनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी इनकी यशोधरा थी, ये भी कोली गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके जो पुत्र थे वो राहुल थे। सारथी इनका चन्ना था। घोड़ा इनका कंथक था। इनको ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषि पत्तन यानी कि सारनाथ में दिया था। शिष्य इनके आनंद व उपाली हुए थे। धर्म प्रचार का स्थल जो इन्होंने शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल, वज्जी, कौशल राज्य आदि थे। इनके जीवन का अंत, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, 483 ईस्वी पूर्व में इनका निधन हुआ था। 80 वर्ष की उम्र में बैसाख पूर्णिमा का दिन था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनके जीवन का अंत हो गया था। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो ये देवदत्त बनना चाहता था। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी। मूर्ति पूजा की नींव तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? धर्मचक्र परिवर्तन से। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था सम्राट अशोक ने। अब है बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीति 4 बार हुई थी। सबसे पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था वो 483 ईस्वी पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुआ था, जिस समय अजातशत्रु का शासन था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो थी वो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, साव कमीर की अध्यक्षता में वैशाली में हुआ था, और इस समय कालाशोक का शासन था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। मोगलीपुत्तिस अध्यक्ष किए थे इसकी, और अशोक के शासनकाल में हुआ था। और सबसे अंतिम चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडनवल में हुआ था। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो थे वो माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है, राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, इसको जापानियों के द्वारा बनाया गया है। एशिया के ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों को ही किस मत में विश्वास रखते हैं? तो दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। अब है त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 है जिसमें पहला सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक स्वरूप पिटकों में बृहत्तम है। सबसे बड़ा जो है सुत्त पिटक है, उससे छोटा विनय पिटक है, और सबसे छोटा जो है गलत हो गया है, सुत्त पिटक ये सबसे बड़ा है। मध्यम जो है अभिधम्म पिटक है, और सबसे छोटा जो है वो विनय पिटक है।
इसके विषय हैं, सुत्त पिटक के विषय हैं बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन। विनय पिटक का विषय जो है वो बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है। और अभिधम्म पिटक जो है वो बौद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। अब है कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। तो ये पड़ा था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी का। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के जीवन की घटनाएं और उसके प्रतीक। घटना जो है वो गर्भ का महात्मा बुद्ध के गर्भ से संबंधित प्रतीक हाथी है, जन्म से संबंधित प्रतीक कमल है, निर्वाण से संबंधित प्रतीक पदचिन्ह है, प्रथम प्रवचन संबंधित प्रतीक चक्र है, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, यौवन का सार है, समृद्धि का शेर है, मृत्यु का स्तूप है और गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था ग्रीक रोमन शैली में। उपोषद का आचरण कौन करते थे? तो ये बौद्ध भिक्षु करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्म पानी के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को कहा जाता था तारा। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? सर्वास्तिक। महासंगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित होता है? नव धर्म से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे शैव एवं भागवत धर्म की ओर। शैव एवं भागवत धर्म। नैनार कौन थे? तो नैनार जो थे वो शैव उपासक संत थे। मत मयूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था जिसे मत मयूर कहा जाता। त्रिमूर्ति और अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनिसस की संज्ञा दी थी। जैन ग्रंथ उत्तरा अध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिष्ट नेमि के रूप में बताया गया। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति 1ली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधी पार्वती किसके प्रतीक हैं? देव और उसकी शक्ति के योग का। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो नैनार संतों की। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो यह थी 63 थी। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ था? शुंग सातवाहन के काल में। अब प्रमुख दर्शन है और उसके प्रतिपादक हैं। सांख्य दर्शन, इसकी आधार ग्रंथ सांख्य सूत्र है, इसके प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। न्याय दर्शन, आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र और इसके प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम। योग दर्शन, इसके आधार ग्रंथ है योग सूत्र और प्रतिपादक है पतंजलि। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र इसके आधार ग्रंथ है, जबकि पतंजलि इसके प्रतिपादक हैं योग दर्शन।
वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक सूत्र इसके आधार ग्रंथ है, और कनाद या उलुक जिसे कहा जाता है ये इसके प्रतिपादक हैं। मीमांसा दर्शन, इसके आधार ग्रंथ है पूर्व मीमांसा सूत्र और प्रतिपादक है जैमिनी, और वेदांत जो है इसकी आधार ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है और प्रतिपादक इसके थे बदरायन। संप्रदाय थे आजीवक, संस्थापक थे मकलीपुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी संप्रदाय, पूरन कश्यप इसके संस्थापक थे। यह दृच्छावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित के साम्बिलिन थे। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पक्कुद कच्चायन थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठली पुत्र थे। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये कृष्ण को माना जाता है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? गुप्त शासकों को। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में जानकारी मिलती है। कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो मीमांसा से। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, नैमिषारण्य, सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है? हेराक्लीज के रूप में। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? अलवार संतों ने। अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। अब है कि 6ठी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, लगभग 544 से 549 ईस्वी पूर्व में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अस्मक था। दक्षिण भारत में यही एकमात्र महाजनपद था, अस्मक, जो कि गोदावरी नदी के तट पर था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? उदयन ने। उदयन वासव दत्ता की कहानी किस स्थान विशेष में संबंधित है? उज्जैन से। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासक धनानंद का शासन था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक को किसने अपने राज दरबार में स्थान दिया था? बिंबिसार ने। प्राचीन स्थान श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है अर्धचंद्राकार। मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? अजातशत्रु ने। सिकंदर तथा पोरस की सेनाओं के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? झेलम नदी के किनारे। किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है? महापद्म नंद को। उसके बाद है 16 महाजनपद और उसकी राजधानियाँ। महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानियाँ चंपा थी। प्राचीन नाम मालिनी था और नया नाम मुंगेर है। मगध ग्रीव्रज कहा जाता था, ग्रीव्रज इसकी राजधानी थी, जिसे राजगृह कहा जाता है। मल कुशीनारा या पावापुरी इसकी राजधानी थी। देवरिया गोरखपुर नया नाम। काशी वाराणसी कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी, जिसे फैजाबाद कहा जाता। पांचाल उत्तरी पांचाल, अहिच्छत्र एवं दक्षिणी पांचाल काम्पिल्य। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। वज्जी विदेह और मिथिला इसकी राजधानी थी। मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी। चेदी सोथीवती इसकी राजधानी थी। अस्मक पोतन या पोटले इसकी राजधानी थी। अवंती उत्तरी अवंती उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी
माहिष्मती थी। कांधार की राजधानी तक्षशिला थी जो कि अभी पाकिस्तान में है, और कंबोज की राजधानी हाटक जो कि अभी कश्मीर में है। वज्जी और मल महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी। हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ग्रीक लेखकों ने किस शासक का उल्लेख अग्रमीज और जैंद्रमीज के रूप में किया है? तो घनानंद का। सिकंदर के समकालीन यूनानी शासकों का विवरण। सबसे पहला है अरिस्टोब्यूलस। ये लेखक हैं। इनका समय था 327 से 326 ईस्वी पूर्व। युद्ध का इतिहास इनकी प्रमुख रचना है। इसमें एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस, इनका समय 327 से 326 ईस्वी पूर्व है। सिकंदर की जीवनी इन्होंने लिखी थी। यह जहाजी बेड़े का चालक था। और नियार्कस जो था यह भी 327 से 326 ईस्वी पूर्व में लिखा था। स्ट्रेबो व एरियन विवरण दिया गया है इनके द्वारा। और सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब है मौर्य समाज। तो आज इतना ही रखते हैं। आगे का मौर्य समाज या उससे आगे का जो भी चीज़ें हैं उसको हम दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय।